जय हिंद सभी को। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्यटन। इसके पहले हम मध्य प्रदेश में उद्योग, कृषि, सिंचाई जैसे टॉपिक पढ़ चुके हैं और इनमें हमने उन क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश की है जो प्रीवियस एग्ज़ामों में आ चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसे स्टार्ट करते हैं और आप सभी आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। समग्र अवलोकन जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं उसका करके यह नोट्स बनाए गए हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राज्य का पर्यटन विकास निगम, राज्य का जब हमारा टॉपिक ही है पर्यटन, तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है वह कब स्थापित किया गया था। पर्यटन का मतलब होता है घूमने के लिए जाना, और बचपन में हम किसके साथ घूमने के लिए जाते थे? माँ के साथ घूमने के लिए जाते थे। और माँ के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर, लकी नंबर रिलेट करने वाला चलता है वो कौन सा चलता है? 8, क्योंकि 8 मार्च को क्या रहता है? महिला दिवस रहता है। महिलाओं के लिए 8 रहता है। घूमने के लिए बच्चे किसके साथ जाते हैं? महिलाओं के साथ। इसीलिए 1978 को क्या खोला गया? मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम। अब पर्यटन जो होता है, पर्यटन में हर किसी राज्य को विस्तार करना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं राजस्थान के, केरल के और तमिलनाडु के, असम के, इन सारी जगहों के टीवी में ऐड आते हैं किसको लेके? पर्यटन को लेके। इसी तरह मध्य प्रदेश का भी ऐड आता है पर्यटन को लेके। तो पर्यटन के विस्तार से फ़ायदा क्या क्या होता है? सबसे पहले ये निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग आपके राज्यों में घूमने के लिए आते हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार मिलता है। यही सारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए फ़ायदे होते हैं पर्यटन की दृष्टि से। अब पर्यटन नीति का क्रियान्वयन एवं प्रदेश में पर्यटन का समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश में टूरिज्म बोर्ड बनाया गया। यह कब बनाया गया? 22 फरवरी 2017 को बनाया गया। अगर 22 फरवरी का नंबर क्या होता है? 2, 222 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 222। अगर 222 से उसको ऐसे याद करें तो टूरिज़्म के लिए पहले एक बार जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। एक बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। रेगुलर 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। बस ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके भी बता सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है मध्य प्रदेश का पर्यटन विकास निगम 1978 और मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड 22 फरवरी 2017 को बना था। फिर उसके बाद देखा जाए मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल, देश में आपको पता होगा मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तकरीबन 9.38% पूरे भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल का। और यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। जैसे भेड़ाघाट हो गया, चाहे आप मांडू चले जाओ, चाहे आप भारत का जिब्राल्टर देखने के लिए ग्वालियर चले जाओ, चाहे आप मध्य प्रदेश में जितने भी अभ्यारण्य हैं वहाँ चले जाइए, तो यह सब पर्यटकों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थल के हिसाब से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि मांडू का ये वाला किला किसने बनवाया, ये ऐतिहासिक में चला जाएगा। प्राकृतिक में पूछ लेगा कि भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है, ये प्राकृतिक में चला गया। और वन्य प्राणी में अभ्यारण्य के बारे में पूछ लिया तो वो वन्य प्राणी पर्यटन स्थल हो गया। और धार्मिक महत्व के बारे में आपसे पूछ लिया कि पीताम्बर पीठ कहाँ है, मुक्तागिरी कहाँ है, कालिया देह कहाँ पर है, ये सारी मंदिर से रिलेटेड चीज़ें पूछ लेगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ग्वालियर के किले में है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? भोपाल में है जामा मस्जिद। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वन्य प्राणी और धार्मिक। अब हम जिले वाइज यहाँ पे शुरू में चालू करते हैं। जिले वाइज समझने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला
निवाड़ी। आपको पता होगा हाल ही में यह 2019 में टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना है? टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में निवाड़ी जो सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर ओरछा किला व्यवस्थित है। कौन सा किला? ओरछा का किला व्यवस्थित है। मार्क माय वर्ड्स, ओरछा का किला। यहाँ पर बेतवा नदी बहती है, मतलब ओरछा किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा का किला ये किसके किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। अब देखा जाए, जहांगीर महल, राज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शीश महल, रामराज मंदिर का निर्माण मधुकर शाह ने करवाया था। अब देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि जहांगीर महल कहाँ पर है? तो जहांगीर महल कहाँ पर है? ओरछा पे स्थित है। राज मंदिर, जहांगीर क्या था? राजा था, तो राज मंदिर कहाँ पर है? ओरछा में स्थित है। राज मंदिर को ही राम राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जब राम जी जहाँ आएंगे तो वहाँ लक्ष्मण जी भी आएंगे, तो लक्ष्मण मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? ओरछा में ही स्थित है। क्वेश्चन आया था व्यापम में कि राम राज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राम मंदिर, राजा और राम जी, इनका जो शासन था वो बहुत मधु था, बहुत ही अच्छा था, तो मधुकर शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? मधुकर शाह ने करवाया था। जिस किले की हम बात कर रहे हैं, ओरछा का किला, ओरछा का जो किला है यह किसने बनवाया था? तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, वहाँ पे मस्तानी ओरछा की ही थी, बुंदेलखंड लगता है वहाँ पे। और जो जहांगीर महल है, वीर सिंह बुंदेला नाम के जो व्यक्ति थे, वहाँ के राजा थे, वह जहांगीर के मित्र थे। तो याद रखिएगा कि जहांगीर के मित्र थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक महल का निर्माण कराया जहाँ पे जहांगीर आके रुका था, और यह जहांगीर महल के नाम से फेमस हुआ। और वैसे ओरछा का जो निर्माण कराया था वो रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। राजा राम मंदिर, राजा राम का शासन मधु था, तो मधुकर शाह ने करवाया। और लक्ष्मण मंदिर भी यहाँ पे ही है। ओरछा का जो किला है यहाँ पर, ये किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। अब आगे देखते हैं हम रायसेन जिला। रायसेन जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यह बहुत इम्पोर्टेंट जिला है। यहाँ पे बहुत ही सारे आपको पर्यटन स्थल देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से MPPSC प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो कि आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं रायसेन में क्या है। रायसेन में जो किला है वह रास बसंती द्वारा निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? रास बसंती द्वारा निर्माण कराया गया था। कहीं कहीं कुछ वेदों में यह पता मिलता है कि यही रास बसंती द्वारा जो निर्मित किला है यहाँ पे पारसमढ़ी स्थित है। तो खैर उससे हमें क्या करना, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वह यह है कि रास बसंती द्वारा जो महल का निर्माण कराया गया था वह कौन सा है? रायसेन का किला है। राजा रोहित महल भी कहाँ पर स्थित है? रायसेन में ही स्थित है राजा रोहित महल। फिर इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट किला है वो है बादल महल, इत्रदार महल। रास बसंती द्वारा निर्मित कराए गए महलों के हिस्से हैं ये। राजा रोहित महल, बादल महल, इत्रदार महल, यह सब किसमें बनवाए, किसके द्वारा बनवाए गए थे? रास बसंती के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में भोजपुर, याद रखिएगा भोजपुर भोपाल में नहीं है, भोजपुर कहाँ पर है? रायसेन में है। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर रायसेन में, भोपाल से 35 किलोमीटर दूर रायसेन में क्या स्थित है? भोजपुर स्थित है। और इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है वह सोमनाथ के जैसे विकराल बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा साइज में बड़ा है, इसलिए इसे सोमनाथ का, मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? सोमनाथ कहा जाता है। अब बात करते हैं अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज में क्या स्थित है? अब्दुल्लागंज जो आता है वो रायसेन में आता है। कहाँ आता है? रायसेन में आता है। तो भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पर देखते हैं, मध्य प्रदेश में
एक गुफाएं हैं जो कि बहुत फेमस है, भीमबेटका की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? भीमबेटका की गुफाएं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हैं, इसे यूनेस्को ने अपने अंडर में लेके रखा है। किसने अपने अंडर पे लेके रखा है? यूनेस्को ने। आपको पता होगा यूनेस्को जो भी धरोहर की जगह होती हैं यह उसे अपने अंडर में लेकर रखता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यह MPPSC में 3 नंबर में पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या था फुल फॉर्म। अब देखते हैं कि यूनेस्को ने इसे 2003 में अपने अंडर में लिया था। मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को यूनेस्को ने अपने अंडर में लेकर रखा है, जिसका कोड है KSB। क्या कोड है? KSB। के से है खजुराहो, S से है सांची, B से है भीमबेटका। तो के से जो खजुराहो है, खजुराहो को 1986 में लिया था, भीमबेटका को लिया था 2003 में, और सांची को लिया था 1989 में। अब ये जो भीमबेटका है इसकी खोज की थी वाकड़कर ने, और इन्होंने ये पाया था कि ये जो जंगल था यहाँ पे वह गए हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने देखा कि पेंटिंगें बनी हुई हैं, कुछ भित्ति चित्र बने हुए हैं जो कि प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। बात की जाए तो यह हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने हैं, ठीक है। और जो पुरा पाषाण काल आता है उस समय के ये बोले जा सकते हैं। भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर दूर स्थित है ये, और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। आप मैप देखिएगा तो यह नर्मदा नदी के ऊपर तरफ पड़ता है रायसेन, और नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। अब बात करते हैं सांची की। यह एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर 2 ऐसे स्पॉट है जिन्हें यूनेस्को ने अपने अंडर में लेकर रखा हुआ है। मैंने अभी कोड बताया था KSB, और S से क्या आता है आपका? सांची। यह सांची भी किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया, और अशोक के द्वारा एक मध्य प्रदेश में स्तूप और बनवाया गया जिसे भरतहुत के नाम से जाना जाता है, और यह सतना में स्थित है। कहाँ स्थित है? सतना में स्थित है। जो सांची है इसकी खासियत यह है कि यह ईंटों से निर्माण कराया गया है। इसका किससे निर्माण कराया गया? ईंटों से। तो यह भी सवाल पूछा गया है कि कौन सा बौद्ध संबंधित स्तूप ईंटों से निर्माण कराया गया है या ईंटों से निर्मित है, तो वह कौन सा है? सांची निर्मित है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट और क्या है यहाँ पे। सांची का जो पुराना नाम है वो काकानाया या काकानाडा बेटा के नाम से प्रसिद्ध था अशोक के समय में, और यहाँ पर सरीपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियाँ उपस्थित हैं। इसके बारे में यह प्रश्न भी आता है कि कौन सा ऐसा स्तूप है जो डायरेक्टली किससे संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, या बौद्ध धर्म से नहीं, बौद्ध से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप है। यहाँ पर उनके जो भिक्षु थे सरीपुत्र और महामोगलायन, उनकी अस्थियाँ रखी हुई है। अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जब हम यहाँ पे सांची के स्तूप की बात कर ही रहे हैं, तो सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया था वह कराया था अशोक ने, लेकिन उसके चारों ओर फेमस है वहाँ के तोरण द्वार। क्या फेमस है? तोरण द्वार फेमस है। यह तोरण द्वार किसने लगाया था? तो शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने लगवाए थे। किसने लगवाए थे? शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने लगवाए थे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक गुफाएं हैं जो कि पूछा जा चुका है MPPSC में कि मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, तो यह भी रायसेन में स्थित हैं। तो देखिए, पर्यटन की दृष्टि से रायसेन में रायसेन का किला, भोजपुर का मंदिर जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, और भीमबेटका की गुफाएं जो कि अब्दुल्लागंज में है, और सांची का स्तूप याद रखिएगा, सांची जो है वो रायसेन में है। बहुत से बच्चे विदिशा और रायसेन में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सांची सब लोग सच बोलने की क्या देते हैं? राय देते हैं। सांची सच बोलने की क्या देते हैं? राय। तो सांची का जो स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है? वो रायसेन में स्थित है। और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी कहाँ स्थित है?
रायसेन में स्थित हैं। अब जो हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा जिला है तो वह है छतरपुर। अब हम बात करने वाले हैं छतरपुर की। छतरपुर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से। आपको पता होगा जो छतरपुर है वो किस संभाग में आता है? सागर संभाग में आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो एक बार एमपीपीएससी ने यह भी सवाल पूछा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले पर्यटन स्थलों का क्या करिए, वर्णन कीजिए। तो हम देखते हैं छतरपुर सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको मैप में छतरपुर दिख रहा होगा कहाँ पर व्यवस्थित है। छतरपुर में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पर्यटन स्थल है वह है खजुराहो। खजुराहो की जो नींव रखी थी वो चंद्र वर्मा ने रखी थी। किसने रखी थी? चंद्र वर्मा ने रखी थी। अच्छा, हम इसे याद कैसे करेंगे? जो खजुराहो है यहाँ पे सूर्य मंदिर है और चंद्र मंदिर भी है, ठीक है। तो चंद्र वर्मा अपन यहाँ पे रिलेट कर देते हैं। तो खजुराहो की जो नींव रखी थी वह चंद्र वर्मा ने रखी थी और ये चंदेलों के राजा थे। किसके राजा थे? चंदेलों के राजा थे। यह भी सवाल आ चुका है कि छतरपुर का जो निर्माण हुआ था वह किस सदी में हुआ था? तो वह 9वीं और 10वीं सदी में हुआ था। अब हमने आपको जो बता के रखा है कि मध्य प्रदेश के 3 ऐसे स्पॉट हैं जो यूनेस्को के अंडर में आते हैं। उसका कोड है KSB। के से क्या था? खजुराहो था। तो 1986 में यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हें क्या किया गया? यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। कब? 1986 में यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश का पहला स्थान था जिसे यूनेस्को के द्वारा अपने अंडर में लिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे पहले 85 मंदिर थे, लेकिन अब 22 ही मंदिर बचे हुए हैं क्योंकि बाकी सब टूट चुके हैं, जीर्ण अवस्था में पहुँच चुके हैं। हम देखा जाए यहाँ पे देखते हैं कि जो चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण कराया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में कराया था। यहाँ पे चंदेल थे और वहाँ पे जब हम बात करें धार में, वहाँ कौन थे? राजा भूज थे इसी समय, ठीक है। तो चंदेलों के दौरान मुख्य द्वार पर सोने के झिलमिलाते हुए खजूर के समान तोरण लगवाए गए थे, जिसके कारण इसका नाम खजुराहो पड़ा, ठीक है। और कई लोग ऐसा भी बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पे खजूर की खेती होती थी, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था? खजुराहो रखा गया था, ठीक है। तो खजूरपुर, खजूरवाहक, खजुराहो, ये सब किसके नाम है? खजुराहो के नाम है। यह मध्यकालीन शिल्पकला वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यहाँ पर शैव मंदिर, वैष्णव मंदिर, जैन मंदिर, तीनों धर्म से संबंधित मंदिर उपस्थित हैं। यशोवर्मन ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, कि यशोवर्मन ने वैष्णव मंदिर का निर्माण 1954 में कराया था। देखिए, विष्णु जी मतलब राम जी मतलब कृष्ण जी, ये तीनों की क्या फेमस है? तीनों की फेमस है यश। क्या फेमस है? यश। तो यहाँ से ही हम याद करेंगे कि वैष्णव मंदिर का निर्माण वही कराएगा जिसका बहुत यश होगा, या जो वैष्णव मंदिर का निर्माण कर देगा तो वो कैसा होगा? बहुत यशस्वी होगा। यशोवर्मन ने करवाया था किसका निर्माण? वैष्णव मंदिर का निर्माण। अब जब ये वैष्णव मंदिर का निर्माण कराएंगे तो इसका नाम वर्तमान में अब लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा है। कंदरिया महादेव बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये सबसे बड़ा मंदिर है खजुराहो में, इन सारे मंदिरों में से। इसका शिखर 116 फीट लंबा है। अब इम्पोर्टेंट यह है कि इसको बनवाया किसने था? कंदरिया महादेव किसका मंदिर है? भोले बाबा का, महादेव का, है ना। विद्याधर उन्हीं को कहा जाता है, विद्याधर गंगाधर, है ना। तो इतना बड़ा मंदिर है कि लोग देख के दंग रह जाते हैं। तो इसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने। और जहाँ पे विद्याधर नहीं मिलेगा तो किसने कराया था? धंग राजा ने। तो कहीं कहीं पे सवाल ये भी आता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? धंग राजा ने करवाया था। विद्याधर की खासियत ये है कि महमूद गजनबी ने जब भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से एक आक्रमण में
महमूद गजनबी को हराया था विद्याधर जी ने। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर सूर्यदेव मंदिर का निर्माण भी विद्याधर ने कराया था और जिसे वर्तमान में चित्रगुप्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, धूलादेव मंदिर और चतुर्भुज मंदिर जैसे इम्पोर्टेंट मंदिर यहाँ पर स्थित है। बेनी सागर और स्नेह प्रताप भी यहाँ पर प्रपात भी स्थित है। खजुराहो से कुछ ही दूरी पर बहती है केन नदी और जहाँ पर रनेह जलप्रपात भी उपस्थित है। ठीक है, तो ये होता है खजुराहो के से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्वालियर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ग्वालियर जो दुर्ग का निर्माण कराया था, ये ग्वालियर के दुर्ग को भारत का रत्न कहा जाता है, भारत का जब्राल्टर कहा जाता है, किलों का मोती कहा जाता है। इन सारी संज्ञाओं से सुसज्जित है क्या, ग्वालियर का किला। ठीक है, और ऊंचाई में भी स्थित है, ऊंचाई से निकलता है सूर्य। तो इसका निर्माण कराया था किसने, सूरज सेन ने कराया था। अब ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो 5 तो देखो आना ही है क्योंकि मध्य प्रदेश का लकी नंबर है, वो क्या है, 5 है। तो 525 में इसका निर्माण हुआ था और इसमें दरवाजे भी कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, इतना बड़ा है कि किलों का रत्न कहा गया, कोई भी हाथी नहीं फोड़ सकता, हिला नहीं सकता। तो हाथी फोड़ दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ग्वालियर के किले में। कोई भी हिला नहीं सकता, तो हिलडोला दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किले में, है ना। चतुर्भुज के समान खड़ा हुआ है, तो चतुर्भुज दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किले में। ठीक है, गुजरी महल भी किसने बनवाया था, तो गुजरी महल मानसिंह ने बनवाया था अपनी पत्नी मृगनयनी के जाने की याद में। तो यह भी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है। आलमगीर दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है। अब सास बहू मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है, सास बहू जो है ये अपभ्रंश हो गया है सहस्त्रबाहु के नाम से। तो सहस्त्रबाहु जो मंदिर है इसे वर्तमान में सास बहू मंदिर बोला जाने लगा है। अब व्यापम में यह सवाल आया था कि जो सहस्त्रबाहु मंदिर है यह किसने बनवाया था। सहस्त्रबाहु आपने देखा होगा महाभारत की कथाओं में और रामायण की कथाओं में सुनने के लिए मिलता है। सहस्त्रबाहु जिसके पास बहुत सारा बल है, उससे कोई लड़ ही नहीं सकता, वो महान है। ठीक है, महीपाल किसने बनवाया था, महीपाल ने बनवाया था सहस्त्रबाहु मंदिर। यह क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नोट्स ही सिर्फ उसी तथ्यों को लेकर बनाए गए हैं जो व्यापम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखें गुजरी महल। गुजरी महल जैसा कि मैंने अभी बताया कि 5 दरवाजाओं में से एक दरवाज़ा है गुजरी महल, जिसका निर्माण राजा मानसिंह ने कराया था अपनी पत्नी मृगनयनी की जाने की याद में। और यहाँ पर एक मान मंदिर भी स्थित है, उसका निर्माण भी किसने कराया था, मानसिंह ने ही कराया था। अब इम्पोर्टेंट तेली का मंदिर, किसका मंदिर, तेली का मंदिर। तेली के मंदिर की खासियत यह है कि इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने। पहले इस पूरे एरिया में राष्ट्रकूटों का साम्राज्य चलता था और चंदेल इनके सामंत हुआ करते थे, परमार इनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, तो जो तेली का मंदिर है राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह द्रविडियन शैली का मंदिर है जो कि उत्तर भारत में उपस्थित है। अब बात करते हैं जय विलास महल। यह इटालियन शैली में बनाया गया है। मोती महल, मोती महल की खासियत यह है कि जो मध्य भारत था, मध्य भारत के विभाजन के पहले, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले, पहली बार गठन नहीं हुआ था, तो जीवाजी राव का यह महल था और यहाँ पे ही मध्य भारत की विधानसभा उपस्थित थी। यह सवाल भी आ चुका है कि पहले मध्य प्रदेश की 1956 के पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा कहाँ पर लगती थी, तो मध्य भारत की कहाँ पे लगती थी, मोती महल में, जो कि जीवाजी राव का महल है। कुछ अन्य पर्यटन स्थल जैसे तानसेन की समाधि, बहुत बार व्यापम ने ये पूछा जा चुका है कि तानसेन की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो जो तानसेन की समाधि है यह स्थित है कहाँ पे, ग्वालियर में, और ये मध्य प्रदेश के बेहट नामक जगह से संबंधित थे। रीवा
के राजा के यहाँ ये थे पहले, फिर रीवा के राजा ने इन्हें अकबर को दिया था। और ये निवास कहाँ करते थे? ग्वालियर में निवास करते थे। कंठा भरण वाणी विलास की इन्हें क्या प्राप्त थी? उपाधि प्राप्त थी। फिर मोहम्मद गौस जो कि यह तानसेन के गुरु थे, इनका मकबरा भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है और ग्वालियर के किले के पास स्थित है। लक्ष्मीबाई की बात करें तो यही क्वेश्चन अभी आया था 2019 की पीएससी में कि निम्नलिखित में से किसके समाधि स्थल को फूलबाग के नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीबाई बहुत फूल सी थी लेकिन थी बहुत खतरनाक। ह्यूरोज से लड़ते हुए इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और तब ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की पूरी लड़ाई में सिर्फ एक ही मर्द था, वो कौन था? लक्ष्मीबाई। झलकारी बाई इनकी सहायिका थी। इनकी समाधि भी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो 1958 में हुई थी। याद रखिए 1958। 57 की तो लड़ाई लड़ी थी लेकिन 58 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। जहांगीर महल हमने दो जगह देखा, ओरछा में भी देखा और ग्वालियर में भी देखा। भीमसेन राणा की छतरी, यह भी दो जगह स्थित है, उज्जैन में भी स्थित है और ग्वालियर में भी स्थित है। शाहजहां महल, जहांगीर महल आएगा तो शाहजहां भी आएगा। यह कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। बिलौआ की गुफाएं, बिल में घुस जाते हैं ग्वालियर साइड। बीहड़ में कौन? डाकू, दस्यु। तो बिलौआ की गुफाएं भी कहाँ पर होंगी? ग्वालियर में होंगी। यहाँ पे ख़त्म होते हैं बेटा आप लोगों के 4 जिले। बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। आप वीडियो को बार बार देखिएगा तो इसे ये आपको याद भी होंगे। चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। जय हिंद,